एक बार फिर से मैं आपका एडु विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जनरली हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें सीखनी है कि आप किसी भी तरह के नए कंपाउंड्स को लिखते हैं तो उसको आप लिखते कैसे। ठीक है, कंपाउंड को लिखते कैसे, केमिकल फार्मूला आप कैसे सब चीज़ का लिख पाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर H2O होता है। क्या होता है हमारा वाटर? H2O। दैट मीन्स वाटर के फॉर्मेशन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन लगा और 1 मोल ऑक्सीजन लगा। तो कैसे लगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो अलग अलग तरह के केमिकल फार्मूला है। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड है जिसके अलग अलग केमिकल फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले वैलेंसी जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए? वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी एक टर्म है। तो आपको अगर वैलेंसी पता है तो आप आसानी से किसी भी केमिकल फार्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम केमिकल फार्मूला जो आपको यूज होगा उसको आप वैलेंसी के थ्रू लिख सकते हैं। तो वैलेंसी क्या होती है? तो सिंपल भाषा में अगर कहें द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, आप इसी से रिलेटेड एक और वीडियो है मेरा केमिकल फार्मूला के ऊपर अलग, उसको आप जाके देखिएगा, वहां पे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग बात करें वैलेंसी क्या होती है तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। जैसे देखिए कोई भी एलिमेंट का एटम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम एलिमेंट है, उसका एक एटम है। तो जनरली ये जो सोडियम है, या देखिए यहाँ एक रिएक्शन है NaCl, आपका कंपाउंड बना हुआ है। इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेल में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे KLMN सेल बना गया। सेल मतलब पहले सेल तो कारखाना, आप लोग पढ़े होंगे बायो में भी सेल यूज होता है। ठीक है, तो अलग अलग हॉल बन गया। इसमें क्या होगा कि हर सेल में अलग अलग कैपेसिटी है। मतलब जैसे देखिए छोटी जेल होती है, बड़ी जेल होती है, तो हर जेल में अलग अलग कैपेसिटी होती है कैदियों की रखने की। तो यहाँ पे भी सेम काम है। यहाँ पे भी सिंपल क्या होगा कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इससे मैक्सिमम इसमें नहीं रह सकता है। L सेल में 8 होगा, M सेल में भी 8 होगा और N सेल में 18 होगा। अगर N सेल में हमें 18 नहीं मिलेगा देन तो कम से कम 8 इसके पास भी होने चाहिए, तो ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट का क्या वैलेंसी होता है। मेनली आपको 1 से 20 तक अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं रह जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे सोडियम की बात हो रही थी, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उस एलिमेंट में है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जो उस एलिमेंट में पाए जा रहे हैं। जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा और उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मीन्स कि इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11, दोनों 11 होंगे। ठीक है, प्रोटॉन का हमें कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, जो भी काम है वो किसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि नाम ही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग सेल में। तो यहाँ पे कितना मैक्सिमम जा सकता है? 2। तो सोडियम के पास फिर नेक्स्ट में 8, तो टोटल 10 हो गए। तो सोडियम के पास टोटल 1 था, तो यहाँ 10 हो गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला सेल है, जैसे सोडियम में पहले 2 भरा, फिर 8 भरा, फिर कितना भरा? 1 भरा, टोटल हो गए 11। तो ये जो लास्ट वाले सेल है
इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। ये ध्यान रखना है, इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। अब इस वैलेंस सेल की अगर हम बात करेंगे तो इस वैलेंस सेल में अगर 1 2 3 4 रह जाए, इलेक्ट्रॉन अगर इस वैलेंस सेल में 1 2 3 4 रह जाए तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 1 2 3 और 4 अगर वैलेंस सेल में है तब। नेक्स्ट, अब देखिए अगर वैलेंसी 5 वैलेंस सेल में, जैसे देखिए नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 और 5। तो देखिए ये जनरली हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले ये समझते हैं। तो देखिए जनरली सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए थे, हैं इसके पास कितने? 5। तो ये अपने स्टेबिलिटी को फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए? होने चाहिए 8, है कितने? 5। या तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन को डिनोट करके, मतलब हटा के, लूज करके 2 की स्टेबिलिटी दिखा सकता है, क्योंकि 2 ऑलरेडी स्टेबल है तब आगे इलेक्ट्रॉन भर पाए। तो या तो 5 को फिल करेगा, मतलब 5 को 8 कर देगा, या फिर ये पूरे को लूज कर देगा। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान होगा, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान नहीं होगा। जो भी नजदीक वाला काम है वो हम लोग करते हैं, आसान वाला। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेना इजी है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो हमेशा निगेटिव में होगी। तो अगर देखिए हमने यहाँ बोला 1 2 3 4 वैलेंस सेल में, कौन सा वैलेंस सेल? यही वैलेंस सेल है। तो इसमें अगर 1 2 3 4 रहेगा तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। बट अगर 5 है या 6 है, जैसे ऑक्सीजन 2 6 है ना, उसी तरीके से आपके फ्लोरीन क्लोरीन, ये सब जो अलग अलग एटम्स, तो ये सब का वैलेंसी हम लोग अभी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही थी कि वैलेंस सेल कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? तो इसको हम 8 में से घटा देंगे तो 5 - 8 हो जाएगा -3। अब इस -3 और 3 वाले में, जैसे अल्युमिनियम की अगर बात करें, अल्युमिनियम Al की बात करें तो इसकी वैलेंसी होगी 2 8 और 3, 13 होता है। तो 2 8 और 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको स्टेबल होना है तो थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8, बट है कितने इसके पास? 3। तो ये लूज 5 कर सकता है, सॉरी 3 लूज कर सकता है और 5 गेन कर सकता है। तो 3 लूज करना इजी है, तो ये क्या करेगा? 3 लूज कर देगा और ये लास्ट ऑर्बिट में इसका कितना वैलेंस सेल हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो ये लूज करेगा तो इसकी +3 वैलेंसी होगी। अगर ये 3 गेन करता है, जैसे यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन 3 गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे अब कंपाउंड लिखना सीखते हैं, कि जैसे देखिए Na है और Cl है, Cl2 है, ये दोनों मिलके NaCl ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसके पास +1 वैलेंसी है, इसके पास -1 है। कैसे? क्लोरीन 2 8 और 7, यहां से क्या होगा, इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे? इस सोडियम से। तो ये प्लस माइनस मिलकर खत्म हो जाएंगे, NaCl बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या किया गया, यहाँ Na+ था, यहाँ Cl- था, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, किसको? इस क्लोरीन को, तो ये इसे दे देगा और ये स्टेबिलिटी अपना दिखा देगा। ठीक है, तो इसी के कारण NaCl बनता है। उसी तरीके से देखिए अगर हम यहाँ पे, तो CaCl2 बनता है। क्यों CaCl2 बनता है देखते हैं। क्लोरीन का अगर हम लोग देखें तो 20 होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो पहले में 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 2, ये खत्म। 2 8 8 और 2, ये खत्म। तो लास्ट सेल में कितना हो गया? 2। होना कितना चाहिए था? 18, बट मिनिमम 8 भी तो होना चाहिए था, उससे भी कम है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मतलब Ca अपने ऊपर कितना प्लस चार्ज बनाएगा? 2+ बनाएगा। ठीक है, क्लोरीन अपने ऊपर क्या बनाता है? तो देखिए क्लोरीन आपको यहाँ पे देखिए, क्लोरीन की अगर हम लिखे 2 8 और 7, क्योंकि 17 होते हैं तो 2 8 और 7, इसकी वैलेंसी कितनी? -1। ठीक है, तो फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला जितने भी हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ होता एक्स्ट्रा काम नहीं है, बस इसके जो चार्ज फॉर्म होते हैं वो
अदल बदल हो जाते हैं, मतलब इसका वाला इधर चला जाएगा और इसका वाला यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा Ca1 को दिखाते नहीं है तो CaCl और 2, ऐसे करके कंपाउंड जनरली बनते हैं। तो कंपाउंड बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही हार्ड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है NH3, ठीक है, जिसको हम लोग अमोनिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इस अमोनिया को बनने में क्या काम हुआ, NH3 ये भी कंपाउंड बना है। तो यहाँ पे कंपाउंड बना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं कैसे ये कंपाउंड बनता है। तो देखिए नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो दिखा देते हैं 2 2 3 4 और 5। अब हाइड्रोजन कितने चाहिए, या फिर आप देखिए यहाँ पे इसके पास -3 और इसके पास +1, या आप इसको अभी समझिएगा, ऐसे समझिए, फिगर से ज्यादा अच्छे से समझ आए। सोडियम है, सॉरी नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको कितने आपको इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 और चाहिए, तभी ये स्टेबल होगा, हो पाएगा। 5 है, 3 और मिलेगा तो स्टेबल होगा। तो ये देखिए ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो नॉन मेटल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग बॉन्ड होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो शेयरिंग बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए डुप्लेट पूरा करना पड़ेगा, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिट तो भरना पड़ेगा। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1, लेकिन होना कितना है, इसको डुप्लेट 2 पूरा करना है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, सोडियम के साथ शेयर करेगा। तो ये अपना स्टेबिलिटी दिखाया, ऐसे स्टेबल हो गया। फिर इसी तरीके से ये भी हाइड्रोजन 2 लेके स्टेबल हो जाएगा, और ये भी हाइड्रोजन 2 लेके स्टेबल हो जाएगा। बट ये लेगा नहीं, शेयर करेगा। अब नाइट्रोजन को भी स्टेबल होना, तो सबसे एकक इसका वाला भी, हाइड्रोजन वाला भी ले लेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 पूरे हो गए। तो इस तरीके से कंपाउंड अलग अलग तरीके के बनते हैं, ठीक है। अब देखिए 2-3 टर्म है, उसके बाद हम लोग का ये टर्म खत्म हो जाएगा, और मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मैं आज 6 तारीख है, 7 तारीख के वीडियो में आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो देखिए 1-2 टर्म और चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। चलिए, हाँ, तो देखिए अमोनिया की बात हो रही थी, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी NH3 थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अमोनिया की वैलेंसी कितनी होगी, तो इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई, ठीक है। कितनी वैलेंसी होगी, 3 हो गई, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग वैलेंसी होता है, ठीक है। जैसे वाटर में ऑक्सीजन की अगर बात करें, H2O जो बनता है, इसमें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। आपको प्लस माइनस नहीं बताना है, आप ऐसे भी बता सकते हो 2 होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए कार्बन की अगर बात करी जाए, कार्बन की वैलेंसी आपसे पूछी जाए, तो कार्बन का आपको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर याद रखना है, 6 होता है, 2 और 4, तो लास्ट में 4 हो गया, तो वही उसकी वैलेंसी हो गई। लेकिन वैलेंसी कई बार कंपाउंड पे भी डिपेंड करता है कि कंपाउंड किस टाइप का आपको बन रहा है, ठीक है। जैसे देखिए एक आपका SF6 बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या बोलते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसकी आपकी यहाँ पे अगर देखी जाए SF6 बन रहा है, तो यहाँ पे जो सल्फर का वैलेंसी हो जाता है वो 6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो आपको कंपाउंड पे भी ध्यान देना है कि कंपाउंड बन क्या रहा है। जैसे देखिए आप कहीं कहीं पे देखे होंगे कि H2S बनता है, ठीक है, दैट मीन्स एट दैट टाइम आपका सल्फर का जो वैलेंसी वो 2- है, ठीक है। लेकिन इन दैट केस SF6 में आपका वैलेंसी कितना है, 6 है। तो ये कंपाउंड पे भी डिपेंड करता है, कंपाउंड के अकॉर्डिंग आपके एक एलिमेंट के बहुत सारे भी वैलेंसी होते हैं,
ठीक है, मैक्सिमम वैलेंसी होते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें, कहीं कहीं आप लोग देखेंगे PCl3 फास्फोरस है, पी से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, फास्फोरस को डिनोट करते हैं। तो ये कभी PCl3 भी बनाता है और कभी कभी PCl5 भी बनाता है। दैट मीन्स फास्फोरस की वैलेंसी यहाँ पे 3 भी हो सकती है और फास्फोरस की वैलेंसी 5 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो कहाँ से आता है, इसके कटायन के पास से आता है, और यहाँ जो नंबर होता है वो इसके एनायन के पास से आता है। तो ये P जो है, ये 5 जो है, ये इसका वैलेंसी हो गया। उसी तरीके से यहाँ 3 जो होगा वो फास्फोरस की वैलेंसी हो जाएगी। तो बहुत ईजी तरीका है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, बहुत ईजिली आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं, कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक छोटा सा आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। ये रहा है हमारा Mg और आपको दे दिया क्लोराइड। क्या दे दिया, क्लोराइड। तो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, -1, इसके ऊपर कितना चार्ज, 2+, दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये वैलेंसी इधर आ जाएगी और ये वाला इधर आ जाएगा, हो जाएगा MgCl2। ऐसा नहीं कि Cl2 यूज था तो Cl2 ही लिखे, ठीक है, ऐसा होता नहीं। अब देखिए एक और टर्म आ गया Ag, ठीक है, जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, और एक हमारा क्लोरीन है, इसकी भी वैलेंसी +1 और इसकी वैलेंसी -1। यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा वो AgCl का बनेगा। तो ऐसा बहुत सारा अभी आपको आगे कंपाउंड मिलेगा, जिसको आप प्रैक्टिस करिएगा तो काफ़ी इसलिए आप सारा चीज़ समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। एक और टर्म आपको हमें पढ़ाना है, वो है मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं, मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल of the atomic masses of all the atom present in molecule of that compound। इसको हम लोग कह सकते हैं कि जनरली मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे मैंने एक यहाँ पे CH4 कंपाउंड लिखा, इसमें जितने भी एटम्स, ठीक है, जितने भी एटम्स इसमें यूज हुए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। तो जनरली देखिए यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास बोले वो 12 होता है। तो एक कंपाउंड, एक आपका एटम का मास जो होता है वो 12 होता है। अब जितना एटम रहेगा उतने से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 का कार्बन का एक एटम यूज है, तो ये एटॉमिक मास इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज किया जाता है, और मैंने बताया रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके जो रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं वो 1 होते हैं, और नंबर ऑफ एटम की अगर बात करें तो यहाँ 4 है। तो यहाँ पे टोटल जो हमें मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वो 12 + 4 दैट इज 16U मिलेगा। इसको हम 16U से डिनोट करते हैं, ठीक है, U यूनिट हो गया इसका, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट के आप अलग अलग एटॉमिक मास आसानी से मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ भी सेम काम करना है। यहाँ पे सल्फर का अगर एटॉमिक मास बोला जाए तो ये 32 होता है, ठीक है, प्लस 32 × 1। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है इंटू 2 दैट इज 32 + 32, और ये टोटल हो गया 64U होता है, ठीक है। कितना होता है, 64U होता है। उसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मॉलिक्यूलर मास होते हैं। मैं एक दो आपको बताना है, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है कमेंट में कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा C6H12O6 के, ठीक है। गूगल पे सर्च करके आंसर नहीं बताना है, आपको निकालना है तभी बताना है, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा, और इसकी यूनिट U में हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही थी, और कई बार आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास का भी कभी टर्म यूज होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर मास को आप अगर ग्राम में शो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 64U आया, यहाँ 16U आया, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम 16G लिख देंगे, मतलब मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास कितना था 16U, अब उसको अगर हम ग्राम में शो कर देंगे तो ये
ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मतलब जनरल अगर हम लोग बात करें तो कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूलर मास को अगर हम लोग, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसको अगर हम ग्राम में सिर्फ एक्सप्रेस कर देंगे तो वही उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इसमें आपको बताने हैं, इसका आपको बताना है मॉलिक्यूलर मास, ये आपका होमवर्क रहेगा। चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल, उसको हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए किसी भी कंपाउंड का आप कैसे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मास ऑफ द सबस्टेंस, मास ऑफ द सबस्टेंस, मान लीजिए जो सबस्टेंस लेंगे, जैसे हम लोग अभी मान लीजिए वाटर लेंगे तो उसके मासेस किस में ले लेंगे, ग्राम में। मास ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस। तो हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए मास ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम, ये भी आपका ग्राम में ही निकलेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं इस पे करवा देता हूँ तो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लूकोज हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए यहाँ पे जो हमने बात की थी मास ऑफ द सबस्टेंस, आपको ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता था, मास ऑफ द सबस्टेंस गिवन मास ऑफ द सबस्टेंस ग्राम में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस। तो यहां से हमें निकलता था नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, हमें आसानी से निकल जाता था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या काम करना। मास ऑफ द सबस्टेंस यहाँ पे 18 ग्राम दिया है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना पड़ेगा। तो C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें देखिए, अगर कार्बन की बात करें तो 12 एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 एटॉमिक मास इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 96। 6 टू जाए 8, 10, 1 कैरी 10, 11 और ये 180 U। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम लेना है, तो यहाँ पे वापस से हमें ये 180 G लिख सकते हैं। तो यहाँ से 180 G लिखेंगे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से 0.1 आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स हमारा कितना है, 0.1, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, डायरेक्ट फार्मूले पे आपको ये सारे सवाल बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह के और क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, लेकिन एंड ऑफ द टॉपिक, इस पूरे चैप्टर को खत्म होने के बाद। तो आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को साथ, और साथ ही जुड़े रहें ताकि आपको रोज़ नए नए कंटेंट आपको मिलते रहे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।